हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। हम लोग झारखंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, पिछले 2 वर्ष के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसमें कोशिश ये किया गया है कि एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन को शामिल किया जाए, ताकि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आंसर कर पाएँ। और ये सारे क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल टेस्ट के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे हमारे ऐप जीएस बाय उमा शंकर में। ओके, तो ये जो है 4th लेक्चर है करंट अफेयर का। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 76। 75 तक हो गया था ना, 76। इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना के तहत किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को नॉन मेसी विचारों के लिए प्रेरित किया जाता है? नॉन मेसी मतलब इनोवेटिव आइडियाज के लिए प्रेरित किया जाता है। अवार्ड का नाम क्या है, या फिर स्कीम का नाम क्या है? इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम। इसका आंसर होगा क्लास 6 से क्लास 10। क्लास 6 से क्लास 10। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सरकार चाहती है कि हमारे बच्चे सिर्फ रट्टा ना मारे, बल्कि नया सोचें। और इसीलिए केंद्र सरकार के डीएसटी, डीएसटी किसको बोलते हैं? ये शॉर्ट फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एनआईएफ, एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, तो इन दोनों ने मिलकर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना शुरू की है। इसका फोकस 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों पर है, जो कक्षा 6 से 10 में पढ़ते हैं। 10 से 15 साल एज हो गया, और क्लास 6 to 10। इसमें बच्चों को उनके साइंस और इनोवेशन वाले आइडियाज़ के लिए सेलेक्ट किया जाता है, और प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपये, कितना? 10,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मानक, मानक का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशंस एंड नॉलेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और टारगेट एज ग्रुप कितना है? 10 से 15 वर्ष। अवार्ड कितना है? 10,000 रुपये। किस वर्ग के छात्र? क्लास 6 से 10। किसने लागू किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनआईएफ। एनआईएफ क्या होता है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड भारत के शीर्ष 3 औद्योगिकीकृत राज्यों में शामिल हो गया है। अन्य 2 राज्य कौन से हैं? इसको कहीं कहीं जो है मैंने देखा कि इसका आंसर गलत लिखा हुआ था, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि इंडस्ट्री की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, और टॉप 3 की बात हो रही है, तो झारखंड को आप हो सकता है कि टिक नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण जो लेटेस्ट डेटा है 2025 से 26, इसके अनुसार इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26, इसके अनुसार झारखंड राज्य का जो कुल जीएसवी है, जीएसवीए, ये क्या होता है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड। तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 44.1% हो गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान लगभग 44.1% हो गया है। इस भारी भरकम औद्योगिक उत्पादन और माइनिंग के कारण झारखंड जो है पूर्वी भारत के अपने पड़ोसी राज्य कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ भारत के टॉप 3 औद्योगिकीकृत राज्यों के क्लब में शामिल हो गया है। तो ये जो है हमारे राज्य के मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग की ताकत को दिखाता है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात अगर आप सोच रहे थे, तो याद रखिए कि ओवरऑल जीडीपी जो है उसमें ये आगे हैं, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री के परसेंटेज शेयर की बात की जाए, राज्य की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री, यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, राज्य की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री के परसेंटेज शेयर की बात होगी, तो माइनिंग बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण झारखंड जो है ये टॉप 3 राज्यों में शामिल हो जाता है। टॉप 3 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आ जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होगा।
नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, 2 पे उड़ीसा है और 3 पे झारखंड है, ठीक ना। ये रैंक भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मिनट, ओके सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड विधानसभा में NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आप पहले खुद सोचिए, विधानसभा की बात है तो क्या स्पीकर ने किया होगा या फिर CM ने किया है? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप सर्च करेंगे तो कहीं कहीं स्पीकर देखने को मिलता है, कहीं कहीं चीफ मिनिस्टर, लेकिन ऑथेंटिक इसका आंसर जो है वो है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन 11 फरवरी 2026 को हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए NEVA, क्या होता है ये, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इस सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। अब विधायकों को आधी रात को विधानसभा जाकर सवाल जमा करने की जरूरत नहीं है, वे अपने मोबाइल या टैबलेट से डिजिटल रूप में सारा काम कर पाएंगे और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, कागज की बचत भी होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि विधानसभा शब्द देखकर विधानसभा अध्यक्ष ये आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यक्ष वहां मौजूद जरूर थे, लेकिन मुख्य रूप से उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अभी जो बजट पेश किया गया है तो इसी के माध्यम से, मतलब इसी पोर्टल का इस्तेमाल करके, कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ और टैबलेट के माध्यम से ही बजट को पेश किया गया था, तो अब पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर? तो अभी 3 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इंस्पायर, ये एक ब्लैंक ले लेते हैं ना, इंस्पायर मानक स्कीम, ये कक्षा 6 से 10 के लिए, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा में बोला गया था कि टॉप 3 औद्योगिकीकृत राज्य में कौन शामिल है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये क्या बात हो रहा था, इंडस्ट्री के लिए। तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा NEVA, इसका उद्घाटन किसने किया है, CM हेमंत सोरेन ने। NVA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इंस्पायर मानक के लिए 10,000 रुपए योगदान दिए जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2026 से 27 में कृषि सिंचाई के लिए, सिंचाई की बात हो रही है, कृषि सिंचाई के तहत सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इस तरह का जो अलॉटमेंट है पैसे का बजट में जो मेंशन किया गया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 75 करोड़, ऑप्शन बी 75 करोड़। झारखंड सरकार का नया बजट जो है 2026 से 27, ये पूरी तरह से अबुआ दिसोम, अपना देश अपना राज्य के विकास पर केंद्रित है। इसमें किसानों की भलाई के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। खेती में सिंचाई के लिए इरिगेशन सबसे जरूरी होती है। पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो सिंचाई जो है आर्टिफिशियल तरीके से ज़्यादा देनी पड़ती है। और आर्टिफिशियल ये कहना गलत होगा, बारिश पे आधारित ज़्यादा होती है यहाँ की कृषि। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था कुछ खास नहीं हो पाती है, तो अलग से जो भी योजनाएं आती हैं सिंचाई के लिए, वो जो है कोशिश की जा रही है कि कृषि को बढ़ावा दे, किसानों को फायदा मिले। तो खेती में सिंचाई सबसे जरूरी है, लेकिन डीजल पंप से सिंचाई करना किसानों को बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई, सोलर पावर्ड इरिगेशन, इसको बढ़ावा देने का फैसला किया है और इसी के लिए बजट में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इससे किसानों के खेतों में सोलर पंप लगेंगे और वे फ्री में सूरज की रोशनी से खेतों की सिंचाई कर पाएंगे। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आपको याद रखना है कि बजट 2026 से 27 की बात हो रही है। योजना का नाम क्या है, सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई। सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई, कितना आवंटित राशि है, 75 करोड़। ठीक है,
कृषि उपकरण वितरण के लिए, कृषि उपकरण वितरण के लिए 80 करोड़ रखे गए, ये भी आपको ध्यान देना है। ये तो सौर ऊर्जा के लिए था ना, कृषि से संबंधित जो उपकरण है उसके लिए 80 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राज्य के जीएसवीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? आप पहले खुद सोचिए। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने टॉप 3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स वाले सवाल में एक डेटा बताया था, रिकॉल कीजिए। रिकॉल कर पा रहे हैं? शायद आपने रिकॉल कर लिया होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को नापने का एक पैमाना होता है जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। आसान शब्दों में समझें तो राज्य के अंदर जो भी कमाई या वैल्यू तैयार हो रही है उसमें किस सेक्टर का कितना हिस्सा है, यही बताता है ये। तो झारखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है लेटेस्ट वो कौन सा है? 2025 से 26। तो इसके डेटा के अनुसार हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 44.1% का योगदान दिया है इसमें, और इसी भारी भरकम 44.1 शेयर की वजह से हम जो है टॉप 3 औद्योगिकीकृत राज्यों में शामिल हो गए हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। यही क्वेश्चन था ना। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें देखिए, अच्छा ये नहीं है, कृषि के लिए मैं बताना चाह रहा था। खैर आप याद रखिएगा, जीएसवीए के लिए फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। और इंडस्ट्री का योगदान कितना है? 44.1%। और कृषि क्षेत्र भी आप साथ में याद रखिए, कृषि क्षेत्र 12.3%। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वीआर आधारित माइन सिमुलेटर किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? ये क्वेश्चन शायद लास्ट वाले क्लास में था, मतलब इस तरह का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें पूछा है ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसने बनाया है। ओके, आप सोचिए कि ये काम किसका हो सकता है, ऑप्शन देख करके क्या लग रहा होगा। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, खदानों के अंदर काम करना बहुत जोखिम भरा होता है, माइंस के अंदर जाकर के काम करना बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए धनबाद का जो फेमस ओल्ड संस्थान है माइनिंग का, कौन सा संस्थान है? IIT ISM धनबाद। ठीक है, तो ये और कोल इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी है कोयला के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर भारत का पहला वी आर बेस्ड माइन सिमुलेटर इसको डिजाइन किया है। इस सिमुलेटर में होता क्या है कि एक 360 डिग्री थिएटर होगा, ठीक है, और इसमें खदान जो होते हैं, माइंस जो होते हैं, उसका असली डेटा इस्तेमाल किया जाता है। 20 से ज़्यादा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें वर्कर्स को भारी मशीनें चलाने और सुरक्षा की ट्रेनिंग बिल्कुल असली खदान जैसी मिलती है, वो भी बिना किसी खतरे के। इसके लिए माइंस में नहीं उतरना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें टाटा स्टील, वेदांता, ये भी माइनिंग के क्षेत्र में है, लेकिन ये जो है वीआर वेस्ट माइन सिमुलेटर ये कोल इंडिया और IIT ISM का है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इसमें? आपको याद रखना है संस्थान का नाम IIT ISM धनबाद, सहयोगी कंपनी कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। और इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कौन? जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, ये भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट VR आधारित कोल माइन सिमुलेटर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक हो गई है? इसमें मैंने पहले बताया था कि जब हम बात करते हैं कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसका बैकबोन क्या है, किस पर आधारित है, तो ये कृषि पर आधारित है। लेकिन कृषि से इनकम नहीं होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ज़्यादा जो इनकम होता है वो इंडस्ट्री माइंस से होता है। एक यहाँ नया डेटा जो है 2025 से 26 के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए। ये जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण का लेटेस्ट डेटा 2025 से 26 का है, 2025 से 26 ये है। तो इसके अनुसार झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है
मतलब GSVA, इसमें सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। ये कृषि क्षेत्र और इंडस्ट्री इन दोनों को इसने जो है पीछे छोड़ दिया है सेवा क्षेत्र ने। सर्विस सेक्टर होता क्या है? इसमें ट्रांसपोर्ट, होटल, बैंकिंग, IT, कंस्ट्रक्शन ये सभी फील्ड आ जाते हैं, इस तरह के काम आते हैं। और अगर इस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है अर्थव्यवस्था में, तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। देखिए, जब आप इंटरव्यू में जाएँगे तो ये सब कुछ डेटा होता है जो कि आपके बातों को एक ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है। और जब किसी बात को कहते हैं, आप कुछ भी बात करते हैं, उसमें किसी डेटा का रेफ़रेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। तो कोशिश कीजिए, जितना इकोनॉमिक सर्वे बताया जा रहा है, उनको आप याद कर लीजिए। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस करवाए जाएँगे। क्वेश्चन तैयार है, बस मुझे रिकॉर्ड करना है, हो सके तो मैं लाइव भी ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ सर्विस सेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और सर्विस सेक्टर में क्या-क्या आता है, ये आप समझ गए। तो याद क्या रखना है, सबसे बड़ा सेक्टर कौन-सा है? सर्विस सेक्टर। कृषि का योगदान कितना है? मैंने बताया था 12.3%। इंडस्ट्री का योगदान कितना है? 44.1% के आसपास, है ना? इतना। तो ये सब बताया जा चुका है। GSVA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ओके, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें ये भी कहा गया है कि सर्विस सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से बढ़ा है। ओके, तो ये जो है राज्य में बन रहे नए फ्लाईओवर्स और बिल्डिंग्स का नतीजा है। इस कारण से ये डेटा बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक में झारखंड की भागीदारी का मुख्य विषय क्या था? व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ झारखंड्स पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 मीटिंग? अब सोचिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री जब विदेश गए थे, तो उन्होंने आदिवासियों और प्रकृति की बात की थी। तो क्या लगता है, थीम क्या होना चाहिए? आपको याद है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास, हार्मोनियस डेवलपमेंट विथ नेचर, ये इसका आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दाओस इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि झारखंड के 25 साल के इतिहास में पहली बार राज्य की सरकार ने इस मंच पर हिस्सा लिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। एक डेलीगेशन टीम गई थी जिसके लीडर कौन थे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड ने अपना विषय हार्मोनियस डेवलपमेंट विथ नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास रखा। ओके, इसका मतलब है कि हम विकास और माइनिंग तो करेंगे, लेकिन अपने जंगलों, आदिवासियों और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दावोस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये जो है झारखंड की पहली भागीदारी थी इसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। थीम क्या था? थीम था हार्मोनियस डेवलपमेंट विथ नेचर। लीडर कौन थे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने देखा था कि भारत का पहला VR माइन सिमुलेटर ये किसने बनाया है? ये IIT ISM धनबाद ने कोल इंडिया के साथ मिलकर बनाया है। सेकंड क्वेश्चन जो आया था वो क्या था? इकोनॉमी पर आधारित था। ये पूछा गया था सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? तो सेवा, सर्विस, सर्विस सेक्टर। ओके, और तीसरा क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026, इसमें झारखंड की पहली भागीदारी थी और इसका थीम क्या था? प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। पलामू में डिजिटल जनगणना का संचालन किन माध्यमों से सुनिश्चित किया जाएगा? अच्छा, इसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, तो मैंने रांची बताया था। ध्यान दीजिए, रांची जो है वो नोडल डिस्ट्रिक्ट है। तो नोडल एजेंसी या नोडल डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो हमेशा कैपिटल ही होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पहला डेडिकेटेड
सेंसस सेल स्टैब्लिश किया गया है वो पलामू है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है पलामू जिला है, ये पलामू जिला है जिसने अभी जो डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम इंडिया में डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, इसके लिए किसी राज्य में किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंसस सेल बनाया गया है तो वो है पलामू डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पलामू याद रखना है, ठीक ना। ओके, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। डिजिटल की बात हो रही है तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, मोबाइल ऐप और वेब आधारित एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है, झारखंड का जो पलामू है इसमें डिजिटल जनगणना को लागू करने के लिए एक सेंसस सेल इस्टेब्लिश किया गया है। ओके, और ये जो डिजिटल सेंसस हो रहा है इसमें काम जो है वो कागज पर नहीं होगा, रियल टाइम डेटा एंट्री के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। मोबाइल ऐप और एप्लीकेशन के द्वारा, वेब प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा। इससे क्या होगा, काम में तेजी आएगी और गलतियां ना के बराबर होंगी। ठीक है, तो लोकेशन कौन सा है झारखंड का, पलामू, ये लोकेशन हो गया। और तकनीक क्या है, मोबाइल ऐप और वेब आधारित एप्लीकेशन। और ये जो है भारत की जनगणना अभी जो होने वाली है 2021 के नाम से, ये भारत की पहली डिजिटल सेंसस है। ओके, तो पहले होता था ना घर में जाकर रजिस्टर जो है मेंटेन करना पड़ता था, वैसा नहीं, घर में जाकर अब ऐप पर टैप करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 से 26 के लिए वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है। ये मैंने बताया, देखिए यहीं पर गलती हो जाता है, जो ऑप्शन दिया ऑप्शन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। आपको हमेशा देखना है कि किस ईयर के लिए पूछा गया है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है राज्य के हर इंसान की औसत कमाई कितनी है। झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये रही है कि 2024 से 25 इसमें जो हमारी आय है वो कितनी पार हो गई है, 1 लाख के पार हो गई है, और एग्जैक्ट 1,16,663 रुपए, ये 2024 से 25 का है। ठीक है, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है 2025 से 26, तो इसमें ये मेंशन किया गया है, साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि करंट प्राइस पर ये जो आय है 2025 से 26 के लिए ये कितना हो गया है, ये हो गया है 1,25,677। ये अनुमानित है, ये अनुमानित है, ध्यान दीजिएगा, अनुमानित है। तो 25 से 26 के लिए अनुमानित है, ओके, एस्टिमेटेड है करंट प्राइस पे, और 2024 से 25 का ये एक्चुअल है। तो ईयर के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन है 1,16,663, ये 24 से 25 का डेटा है। हालांकि एग्जाम में इसी का आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये 25 से 26 का डेटा है, 25 से 26 का डेटा है। ठीक है, तो 24 से 25, 1,16,663, ये फर्स्ट टाइम था जब पहली बार 1 लाख के पार ये डेटा पहुंचता है। फिर 25 से 26 ये क्या है, टारगेट है ना, एस्टिमेटेड है 1,25,677। ओके, और 26 से 27 की बात की है, 26 से 27 जो कि प्रोजेक्टेड कहलाता है, ये 1,35,000 है, 1,35,195। क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा स्टील द्वारा अपनाई जा रही हिसारना तकनीक से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आती है। अब यहाँ पर ऑप्शंस जो आप देख रहे होंगे, और अगर आपने इसके पहले के लेक्चर को देखा है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ध्यान दीजिए, टाटा स्टील, टाटा स्टील के द्वारा अपनाई जा रही एक नई टेक्निक है इजी मेल्ट। उसका नाम क्या है, इजी मेल्ट। ये जो टेक्निक है ये जर्मनी और नीदरलैंड इन दोनों के साथ जो है, इन दोनों की मदद से इस टेक्निक को इस्टेब्लिश किया गया है। जर्मनी की कंपनी एसएमएस ग्रुप है। और इससे क्या होता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस है, तो ब्लास्ट फर्नेस से जो CO2 इमिशन हो रहा है उसको सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट किया जाता है, साइन गैस, और वापस से ये इंजेक्ट होता है। इससे क्या होता है
कि 50% से अधिक और मैक्सिमम 60% तक जो CO2 इमिशन है वो कम हो जाता है। ये था एक टेक्निक। किस टेक्निक की बात हो रही थी? इजी मेल्ट। इसलिए यहाँ मेंशन किया गया हिसारना, ये अलग टेक्निक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हिसारना की। हिसारना की देखिए, जब बात पर्यावरण और इंडस्ट्री की होती है तो टाटा स्टील का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। और जेपीसी जेसीसी को ऐसे सवाल बहुत पसंद है जो टेक्नोलॉजी और पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिसारना टेक्निक से पूछा गया है कितने परसेंट तक CO2 इमिशन कम हो जाएगा, तो टाटा स्टील ने ये एक नई तकनीक बनाई है, इस पर भी काम चल रहा है। इसका नाम क्या है? हिसारना है। इसका नाम हिसारना है। इसमें होता क्या है, ये इजी मेल्ट को आप समझ चुके हैं। हिसारना में क्या होता है, लोहे के जो कच्चे माल है, आयरन ओर है ना, आयरन ओर और कोयले के पाउडर को, आयरन ओर और कोयले के पाउडर को सीधे भट्टी में डाल करके जो है ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो पुराने और लंबे प्रोसेस जैसे कि कोकिंग, सिटरिंग, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है जब इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, क्या हो रहा है, कच्चे माल आयरन और कोयले के पाउडर को सीधे भट्टी में डाला जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसारना तकनीक के साथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को जोड़ दें, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इसको अगर जोड़ देते हैं तो कार्बन इमिशन जो है ये 80% तक कम हो जाएगा। कितना? 80% तक कम हो जाएगा। तो जो हिसारना टेक्निक है इससे कार्बन इमिशन 80% तक कम आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो इसी कारण से इसे स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर कहा जा रहा है। ओके, तो टेक्निक का नाम क्या है? हिसारना। किसने विकसित किया है? टाटा स्टील ने। कितना मैक्सिमम कम हो सकता है CO2 इमिशन? 80% तक। 80% तक जो है ये कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69th राष्ट्रीय विद्यालय खेल चैंपियनशिप में इनमें से किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? एक्चुअली ये हो चुका है ना, ये जो है हो चुका है हाल ही में। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने जो है झारखंड को 69th राष्ट्रीय विद्यालय खेल चैंपियनशिप 2025 से 26 के बीच जो हुआ था, तो इसके तहत 5 बड़े राष्ट्रीय स्तर के खेलों की मेजबानी सौंपी थी। और इसमें कौन कौन से गेम आते हैं? एक तो झारखंड के लिए आप याद रखिएगा फुटबॉल और ये हॉकी और तीरंदाजी है ना, हॉकी और तीरंदाजी ये दो रहेगा। इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, फुटबॉल, साइकिलिंग और चेस। टोटल कितने हो गए? 5। तो ये 5 स्पोर्ट्स की मेजबानी जो है सौंपी गई थी। और इसमें जो है पूरे देश में अंडर 14, 17, 19 कैटेगरी के स्कूली बच्चे इस गेम में शामिल हुए थे और इन 5 खेलों में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। ठीक है, तो चैंपियनशिप का नाम क्या है? 69th नेशनल स्कूल गेम्स। आयोजक कौन था? SGFI, मतलब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। 5 खेल थे, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, साइकिलिंग और चेस। ओके, ये कहाँ हुआ था? रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वहां हुआ था, और मोराबादी के एस्ट्रोटफ स्टेडियम में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर क्लोसेप्टेरिस का पहला प्रलिखित जुवेनाइल मेल कौन किस बेसिन में खोजा गया? इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पा रहे होंगे। क्या होगा इसका आंसर? कोयला जो है, कोयले की खदान झारखंड के किस बेसिन में सबसे ज्यादा है? वहीं पर प्राचीन जीवाश्म मिला होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप गेस कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा, नॉर्थ कर्णपुरा इलाके की अशोक कोयला खदान, कौन सा माइंस है? अशोक कोयला खदान। इसमें वैज्ञानिकों को लगभग 20-25 करोड़ वर्ष पहले के पुराने जो है पौधे के जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, गोंडवाना काल में। और ये एग्जैक्ट कौन सा काल है? परमियन काल है, याद रखिएगा, परमियन काल की बात हो रही है। परमियन काल, पैलियोजोइक एरा का लास्ट, परमियन काल।
ठीक है, तो इस टाइम के जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं। ये जो प्राचीन पौधे हैं इसको क्या बोला जाता है? ग्लोसोप्टेरिस। इसको ग्लोसेप्टेरिस बोला जाता है, ग्लोसेप्टेरिस बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में पहली बार इसी दामोदर बेसिन में, जो कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो इसी दामोदर बेसिन के इलाके में इस पौधे का जुवेनाइल मेल कोन, ये क्या होता है जुवेनाइल मेल कोन? जुवेनाइल मेल कोन क्या होता है? अविकसित नर प्रजनन अंग, ये पाया गया है। ये पत्थर पर छपा हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ मिला है? दामोदर बेसिन में मिला है। ओके, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो जाती है। और आपको याद रखना है कि कोयले के निर्माण और गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं, इसका सबसे बड़ा भंडार दामोदर नदी बेसिन में है, और इसी में उत्तरी कर्णपुरा आता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें एक रिवीजन छोटा सा देखिए, पौधे का नाम क्या है? ग्लोसेप्टेरिस। कहाँ मिला, क्या मिला है? दुनिया का पहला जुवेनाइल मेल कोन। स्थान कौन सा है? अशोक कोल माइन। कहाँ पर है? उत्तरी कर्णपुरा, चतरा में। ठीक है, लगभग 20-25 करोड़ वर्ष पहले की बात हो रही है, 290 मिलियन वर्ष पहले, या 29 करोड़ भी कह सकते हैं। 20, ये अलग अलग मिलता है, कहीं 250 मिलियन लिखा रहता है, कहीं 290, लेकिन 250 से 290 मिलियन है। ठीक है, और वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आज से करोड़ों साल पहले झारखंड का ये जो इलाका है समुद्र के किनारे या दलदल वाला रहा होगा, तभी ऐसे पौधे यहाँ पनप पाए हैं। ठीक ना, तो एक लवणीय जल, समुद्री जल, और ये ग्लोसेप्टेरिस पौधे का फॉसिल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। तो एक अभी तक हम लोगों ने जो 3 देखा था उसमें क्या था कि टाटा का हिसारना टेक्निक, जिसमें कार्बन उत्सर्जन 80% तक कम हो रहा था। फिर 69th नेशनल स्कूल गेम्स, जिसमें झारखंड ने 5 खेलों की मेजबानी की थी, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, साइकिलिंग और चेस। और अभी ये दामोदर बेसिन, उत्तरीखंडपुरा, अशोक खान, ग्लोसेप्टेरिस जीवाश्म मिला है। ठीक है, ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राज्य के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का क्या स्थान है? तो देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डेटा वाला क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बताया गया था ना कि झारखंड जो है अब सिर्फ खेती या माइनिंग पर निर्भर नहीं है। ओके, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है, सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2025 से 26, तो इस डेटा से पता चलता है कि हमारे राज्य का सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, सबसे तेजी से आगे बढ़ा है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है? बैंक, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, होटल, आईटी सेक्टर, ये सब आ जाता है। और आज के समय में झारखंड के कुल जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में, ये जो सेक्टर इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को पीछे छोड़ चुकी है। ठीक है, दोनों को पीछे छोड़ चुकी है। एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना है? 12.3%। इकोनॉमी में 12.3% है। इंडस्ट्री का कितना है? 44.1%। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 से 27 में राज्य का प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ये अलग से जब बजट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो देखेंगे बार बार और ज़्यादा रिपीट होगा, तो इन सब क्वेश्चन से घबराना नहीं है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर रखा गया है, और रिपीटेशन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे बजट वाले चैप्टर में करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए इस डेटा के जाल को समझते हैं। हाल ही में झारखंड का जो बजट पेश हुआ, क्या नाम रखा गया है? अबुआ दिसोम बजट। अबुआ दिसोम बजट। तो इसमें अलग अलग तरह के डेफिसिट्स दिखाए गए हैं, मतलब घाटे का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सरकार
कि रोजमर्रा के खर्च और कमाई में जो अंतर है उसमें से उन पैसों को हटा देना जिनसे कोई नई संपत्ति नहीं बनी हो। समझे मेरी बात को? इनकम, डेली का जो इनकम है, डेली का जो खर्च है, ठीक है, तो इसका डिफरेंस, इस डिफरेंस में उन पैसों को हटा देना है जिससे नई संपत्ति बनी हो, कैपिटल एसेट जो बना है उस पैसे को हटा देना है। खर्च, इनकम है, खर्च है, तो खर्च हुआ होगा, कुछ खर्च वैसे जगह हुआ होगा जहां पर कैपिटल एसेट बनाए जा रहे हैं, तो कैपिटल एसेट को हटा देना है। अब झारखंड के लिए इस बार ये जो घाटा है इतना करने के बाद वो कितना आता है, कितना अनुमानित है? 4.5%, मतलब 28,102 करोड़, ये अनुमानित है। ऑप्शन डी, इसको आप रट लीजिए, ये डेटा वाली क्वेश्चन है, ठीक है। और एक आप याद रखिएगा, ये वाला 2.18%, ये फिजिकल डिफिसिट है। क्या है ये? फिजिकल डिफिसिट। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्या है ये? इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। ओके, कितना? 4.5, फिजिकल डिफिसिट 2.18%। ये ज्यादा एग्जाम में आएगा, जो फिजिकल डिफिसिट है ये ज्यादा एग्जाम में आता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नए पंजीकृत एमएसएमई उद्यमों के माध्यम से राज्य में कितने लोगों को रोजगार मिला है? इसे समझते हैं। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। झारखंड सरकार ने छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी जो है सहूलियतें दे रखी हैं। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है तो उसके डेटा के अनुसार, लेटेस्ट डेटा के अनुसार, झारखंड में जो नए छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएई रजिस्टर हुए हैं उनके कारण राज्य में 3.34 लाख से भी अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। ओके, तो यहां पर जो है कितना रोजगार मिला है? 3.34 लाख से भी अधिक। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कितनी कंपनी, कितने बिजनेस रजिस्टर हुए हैं। नंबर ऑफ बिजनेस की बात अगर हो तो 80,000, नंबर ऑफ बिजनेस की बात हो तो 80,000। ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। तो ये जो है 3.34 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो बताता है कि लोग अब सिर्फ नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं बल्कि अपना बिजनेस खोलकर दूसरों को भी नौकरी दे रहे हैं। ओके, एमएसएमई का फुल फॉर्म याद रखना है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। और एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ है? 3.3 लाख, इससे ज्यादा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, मतलब ये पेशा की बात हो रही है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। इस अधिनियम के लागू होने से मुख्य रूप से किसे अधिकार प्राप्त होंगे? किसे अधिकार प्राप्त होंगे? खुद से सोचिए कि जो पेशा कानून है इसका असली मकसद क्या है? पावर को ऊपर भेजना या एकदम नीचे गांव के लोगों तक पहुंचाना? इसे बहुत ध्यान से समझिए। पेशा जो है ऐसा कानून है जो आदिवासी बहुल इलाकों में लागू होता है, शेड्यूल एरिया में लागू होता है। झारखंड में इसे लागू करने के लिए हाल ही में जो है नियमावली की मंजूरी दी गई है, गैजेट में पब्लिश भी हो गया है। कब? 2 जनवरी 2026 को, ठीक है। तो ये जो कानून है, इस कानून की आत्मा क्या है? ग्राम सभा। इस कानून की आत्मा क्या है? ग्राम सभा, इसमें बसती है। इस कानून की आत्मा ग्राम सभा में बसती है। पेशा लागू होने के बाद गांव की जंगल जमीन या छोटे छोटे जंगल के जो उत्पाद हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, स्थानीय बाजार हो गए, यहाँ तक कि नशा मुक्ति जैसे फैसले लेने का जो पहला और सबसे बड़ा अधिकार है वो सीधे गांव के लोगों को, मतलब ग्राम सभा के पास आ जाएगा, ग्राम सभा को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब कोई भी बड़ा फैसला गांव वालों की मर्जी के बिना नहीं हो सकेगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पेशा का फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है ये? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। कब बना था? ये बना था 1996 में भूरिया कमेटी के सिफारिश पर, लेकिन झारखंड में कब लागू हुआ है? 2 जनवरी 2026 को। और मुख्य लाभार्थी कौन है, मतलब किनको फायदा पहुंचेगा? ग्राम सभा, गांव के सभी वयस्क लोगों को फायदा मिलेगा।
ठीक है। और क्या अधिकार मिलेगा? जल, जंगल, जमीन, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आने के चांसेस हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बजट 2026 से 27 में राज्य भर में कितने अबुआ दवाखाना क्लिनिक स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? अबुआ दवाखाना clinics are planned to be established across the state in the 2006 to 27 budget. ओके, अब पूरे राज्य में ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे तो संख्या भी बड़ी होगी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1000। ऑप्शन डी 1000। अभी जो बजट आया है अबुआ दिसोम बजट 2026 से 27, इसमें आम जनता के स्वास्थ्य पर जबरदस्त फोकस किया गया है। अक्सर गांव के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी बहुत दूर शहर भागना पड़ता है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने पूरे झारखंड में 1000 अबुआ दवाखाना, क्या नाम है? अबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य रखा है। ये बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर होगा, जहां लोगों को उनके घर के नजदीक मुफ्त डॉक्टर की सलाह, जरूरी टेस्ट और दवाइयां मिल सकेंगी। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो योजना का नाम क्या है? अबुआ दवाखाना, ये योजना का नाम हो गया। और किस बजट में ये रखा गया? 2026 से 27। कितना लक्ष्य है? 1000 क्लिनिक स्थापित करना। उद्देश्य क्या है? सुलभ और मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देना। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन को पढ़ा है, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि एमएसएमई उद्यमी जो है 80,000 बिजनेस पंजीकृत हुए और उससे 3.34 लाख रोजगार जनरेट हुए, इससे ज़्यादा। उसके बाद पेशा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पेशा अधिनियम ये लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा अधिकार जो मिलेगा ये ग्राम सभा को मिलेगा। कब लागू हुआ है झारखंड में? 2 जनवरी 2026। उसके बाद अबुआ दवाखाना, इसकी बात हुई। अबुआ दवाखाना 1000 लक्ष्य है, 1000 क्लिनिक खोले जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कौन सा है? पालवाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में व्याख्यान देने वाले पहले भारतीय मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? एक्चुअली बन चुके हैं ये सभी। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के लिए टाओस गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे, तो डेलीगेशन टीम को लीड कौन कर रहे थे? हेमंत सोरेन। ठीक है। तो इसके बाद ये जो है ब्रिटेन गए थे, जहां पर इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पालवाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने भाषण दिया था। ओके, तो वहाँ जो है उन्होंने दुनिया भर के विद्वानों को बताया कि कैसे झारखंड अपनी आदिवासी संस्कृति और प्रकृति को बचाते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्कूल का नाम क्या है? पालवाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें क्या आपको जानना है कि ये भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भाषण दिया इस तरह से। कौन थे ये? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास और प्रसार का प्रावधान करता है? जब भी देश या राज्य में राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर कोई भी बहस होती है तो ये सवाल एग्जाम में आ जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 पार्ट 17 में भाषाओं का जिक्र है और इसका सबसे आखिरी अनुच्छेद जो है आर्टिकल 351 केंद्र सरकार को यह विशेष निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार डेवलपमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए काम करेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंदी इतनी समृद्ध बने कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को व्यक्त कर सके, कंपोजिट कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 351 ऑप्शन डी। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं 343 ये क्या है? ये बताता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 क्या बताता है? ये राजभाषा आयोग ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाने के बारे में है। ओके, 350 क्या बताता है? ये
ग्रीवेंसेस के लिए है, ग्रीवेंसेस के लिए है, इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कीवर्ड क्या है जो आपको याद रखना है? हिंदी भाषा का विकास और प्रसार। संविधान का भाग कौन सा है? 17। आर्टिकल कौन सा है? 351। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुख्यमंत्री को श्वेत बैज किस बात का प्रतीक था? ये दिया गया था। ठीक है, ये दिया गया था। तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया के सबसे बड़े नेताओं और उद्योगपतियों की बैठक करता है। इसमें जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां गए तो उनका विजन बिल्कुल साफ था। हम इंडस्ट्री भी लगाएंगे लेकिन अपनी प्रकृति को बचाते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। इसी शानदार सोच और विज्ञान को सम्मान देने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो हेमंत सोरेन है इनको श्वेत बैज, व्हाइट बैज देकर सम्मानित किया था। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फॉर द विजन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशन। ओके, तो यहां पर क्या क्या याद रखना है आपको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फुल फॉर्म क्या है इसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। कहाँ हुआ था? ये दावोस में हुआ था। यहीं होता है, दावोस में, स्विट्जरलैंड में। और सम्मान का नाम क्या है? कौन सा सम्मान दिया गया है? व्हाइट बैच। किस लिए मिला है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए। ओके, देखिए ये सम्मान जो है इसलिए भी बड़ा है क्योंकि आमतौर पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विकसित राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, इनका ही दबदबा रहता था, लेकिन अब झारखंड ग्लोबल मैप पर आ गया है। तो देखिए बहुत कुछ है, आप देख पा रहे होंगे कि इस करंट अफेयर के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप कहीं ना कहीं जेपीएससी के मेंस और इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो सारे लेक्चर को देखिए, ऐसा सिर्फ करंट अफेयर में नहीं होगा, सेम ऐसा ही है एक्सप्लेनेशन बाकी के क्वेश्चन के लिए भी किया जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या झारखंड का स्टैटिक जीके हो। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 97, वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को क्या नाम दिया गया है? अब ये तो सिंपल लग रहा होगा, इतना बार ये रिपीट हो गया है, आपको ये सिंपल लग रहा होगा, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अबुआ दिसोम बजट, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसे जो है स्थानीय और संथाली भाषा के शब्द से जोड़ करके ये नाम दिया गया था बजट को, अबुआ दिसोम बजट। अबुआ दिसोम बजट का मतलब होता है अपना देश, अपना राज्य। क्या होता है? अपना देश, अपना राज्य। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि ये जो बजट है ये दिल्ली या कहीं बाहर बैठकर नहीं बल्कि झारखंड के आम लोगों, किसानों और आदिवासियों की राय लेकर अपने राज्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो बजट वर्ष है 2026 से 27, बजट का नाम है अबुआ दिसोम बजट, इसका अर्थ है अपना देश, अपना राज्य। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है 98, NEVA। NEVA पहल के तहत झारखंड के विधायकों को सदन की कार्यवाही को डिजिटल रूप में एक्सेस करने के लिए क्या वितरित किया गया है? क्या वितरित किया गया है? कुछ क्लास पहले मैंने आपको अ, इस लेक्चर में भी और इसके पहले लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था NEVA, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसके बारे में मैंने बताया था। इसका उद्घाटन जो है CM मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। अब विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए झारखंड के सभी विधायक को जो है एक प्री लोडेड टैबलेट दिया जाएगा। स्मार्टफोन प्री लोड टैबलेट, ठीक है, प्री लोड टैबलेट इसका आंसर हो जाएगा, नॉट स्मार्टफोन, टैबलेट दिया जाएगा। प्री लोड का मतलब क्या है? प्री लोड का मतलब यह है कि इसमें पहले से ही विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े सारे जरूरी ऐप्स और सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिए गए हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जो है जो विधायक हैं वो सदन में कागज के पन्ने नहीं पलटेंगे बल्कि टैबलेट पर स्वाइप करेंगे और स्वाइप करके जो है सवाल जवाब देखेंगे और पूछेंगे। ओके, तो ये जो NEVA है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। और इसके तहत कौन सा उपकरण
डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्री लोडेड टैबलेट। उद्देश्य क्या है? सदन की कार्यवाही को डिजिटल और पेपरलेस बनाना। ठीक है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सीएम हेमंत सोरेन। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अभी तक देखा। सबसे पहले मैंने बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को श्वेत बैज, व्हाइट बैज दिया गया। उसके बाद बजट जो है, अभी इसका नाम क्या है? अब हुआ दिसोम बजट। फिर मैंने बताया कि NEVA के तहत विधायकों को क्या मिला है? प्री लोडेड टैबलेट मिला है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच के दौरान सतत विकास और औद्योगिक नवाचार के दृष्टिकोण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री को किस बैच से सम्मानित किया गया है? व्हाइट बैच से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जब एग्जामिनर जो है आपको फ्री में नंबर देना चाहे तो ऐसे सवाल सेट करेगा। ठीक है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच 2026 में शामिल हुए थे। उनका जो बेहतरीन विजन था, उनके बेहतरीन विजन के लिए इनको सम्मानित किया गया था। ये विजन क्या था? विजन ये था कि कैसे झारखंड अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगा, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके प्रतीक के रूप में उन्हें जो विशिष्ट पहचान मिली है वही था व्हाइट बैज। ओके, तो सम्मान कौन सा है? व्हाइट बैज है। कारण सतत विकास और औद्योगिक नवाचार। कहां पर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस स्विट्जरलैंड। ओके, और ये रहा 100th क्वेश्चन। झारखंड बजट 2026 से 27 में स्कूली शिक्षा के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? स्कूली शिक्षा के लिए, ये मैंने किसी क्वेश्चन में जिक्र किया था, है ना। और इसमें जो है बजट का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। ठीक है, किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब वहां की शिक्षा, एजुकेशन मजबूत हो। झारखंड के अबुआ दिसोम बजट 2026 से 27 के लिए इसमें जो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, इसको मजबूत करने के लिए 12,346 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, मतलब प्रावधान रखा गया है 12,346 करोड़। इस पैसे से न सिर्फ नए स्कूल बनेंगे बल्कि स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जिसको बोलते हैं उत्कृष्ट विद्यालय, इसका भी निर्माण होगा, शिक्षकों की बहाली होगी और बच्चों को मुफ्त किताबें, साइकिल दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है झारखंड की आने वाली पीढ़ी पर राज्य का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो बजट 2026 से 27 और डिपार्टमेंट कौन सा है? स्कूल एजुकेशन, इसके लिए 12,346 करोड़। उद्देश्य क्या है? बुनियादी शिक्षा के ढांचे को विश्व स्तरीय बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन करेंट अफेयर का कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं, जितने टॉपिक से क्वेश्चन करवाए गए हैं, ये सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। मतलब इतना बार रिवीजन हुआ है कि अलग से आपको कोई किताब नहीं पढ़ना होगा। और सेम चीज झारखंड के बाकी टॉपिक के साथ मैं करने वाला हूँ। अगर आप लेक्चर देखते हैं तो आपको अलग से किसी बुक को नहीं पढ़ना होगा, ना ही अलग से आपको रिवाइज करना होगा। मैं खुद आपको रिवाइज करवा दूंगा। आप मजबूर हो जाएंगे जो है बोलने में, ये क्वेश्चन याद हो चुका है, अब नया क्वेश्चन लाइए। इस तरह से घुमा घुमा कर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।